2003 में प्रोफेशनल बॉक्सर और हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन ने दिवालियेपन बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। उन पर $30 मिलियन का कर्ज था, जबकि अपने करियर के दौरान उन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए थे। ये चीज अपने आप में पैसे के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी हम करते हैं, जो भी हमारी मोटिवेशन होती है, उसके पीछे कहीं न कहीं पैसा कमाने या पाने की इच्छा छुपी होती है। लेकिन अगर असली दिक्कत हमारे पैसे कमाने में नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने की क्षमता में है, तो फिर इतना पैसा कमाने का फायदा ही क्या। म्यूजिक। अमेरिकन के पास आज इतिहास में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। ट्रांसलेशन। आपने कुछ नहीं सीखा। कर्ज एक ऐसी इनविजिबल बोझ है जो इस देश के सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों के कंधों पर है। जरूर ये स्टैटिस्टिक्स यूके और यूएस के बारे में हैं, लेकिन एक मिनट के लिए अपने बारे में सोचिए। आपका पैसे के साथ रिलेशन कैसा है? आपकी जिंदगी में पैसा किस तरह एग्जिस्ट करता है? पैसा आपके पास आता है और क्या तुरंत निकल भी जाता है? क्या कभी पैसे ने आपको इतनी वल्नरेबल पोजीशन में डाल दिया कि आप किसी गेट रिच क्विक स्कीम के और करीब चले गए, या किसी गुरु के पास जो बोलता है बस मेरा कोर्स खरीद लो आप भी अमीर हो जाओगे? मेरा पूरा चैनल किसी न किसी लेवल पर इन्हीं टॉपिक्स को टैकल करने के लिए है। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि पैसे के बारे में हमारी परसेप्शन कई बार हमारी पैसे कमाने की एबिलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर तब जब हमारा दिमाग ही इस तरह वायर्ड है कि वो हमें फाइनेंशियली सेंसिबल होने से रोकता है। क्या सच में फर्क पड़ता है अगर आप साल में 6 फिगर्स से ज्यादा कमा रहे हो, अगर साल के एंड में आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी न बचा हो? ये डिस्कनेक्ट कहाँ है? अब वक्त आ गया है कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करें, और सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे को समझने का एक बेहतर फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करें। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पर्सनल फाइनेंस में तो सिखाया जाता है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में अक्सर मिस हो जाता है। म्यूजिक। पार्ट 1। व्हाट इज मनी? पैसा क्या है? सबसे पहले सवाल, पैसा क्या है? या और सही कहें तो पैसा रिप्रेजेंट क्या करता है? जब आप अमेज़न से कुछ खरीदते हैं या जॉब करके अपने टाइम के बदले सैलरी लेते हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस में पैसे की असल में क्या सिग्निफिकेंस है? पैसे की कॉमन डेफिनेशन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ऐसा टूल जो दो पार्टियों के बीच गुड्स के सेल, परचेस या ट्रेड को आसान बनाता है। लेकिन मेरे हिसाब से यह नहीं बताता कि पैसा असल में रिप्रेजेंट क्या करता है। मुझे लगता है कि पैसे को देखने का एक बेहतर तरीका है पैसा वैल्यू का एक्सप्रेशन। आप किसी चीज के बदले एक सर्टेन अमाउंट पैसा देते हैं क्योंकि आप उसकी वैल्यू को उतनी ही मानते हैं जितना पैसा आप दे रहे हैं। जरूर प्राइस हमेशा आपके अकेले के हिसाब से तय नहीं होता, पूरे मार्केट के हिसाब से होता है। लेकिन इस एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, मनी वैल्यू। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम अक्सर पैसे को एक मोरल रंग दे देते हैं। एक कोट आपने जरूर सुना होगा, मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल। पैसा सारी बुराई की जड़ है। हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं और सोचते हैं ये तो बस लकी था, किसको लूटा होगा यहां तक पहुंचने के लिए, किसको हराया होगा ताकि ये जीत सके। लेकिन हम ये नहीं पूछते उसने कौन सी वैल्यू क्रिएट की जिससे इतना पैसा आया। ये समझना कि पैसा सिर्फ वैल्यू है, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि पैसा खुद में न तो अच्छा है न बुरा। पैसा किसी इंसान को ऑटोमेटिकली बुरा नहीं बना देता। हाँ, स्कैमर्स होते हैं जो आपको ये यकीन दिलाते हैं कि उनके पास जो चीज है उसकी बहुत वैल्यू है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। लेकिन इससे पैसा बुरा नहीं हो जाता, इससे उनके मोरल्स एक्सपोज्ड होते हैं। पैसा बस आपके ऑप्शंस खोलता है और आपकी होरिज़ोन्स को ब्रॉडन करता है। उस पैसे से आप क्या चॉइसेस लेते हैं ये आपके अपने मोरल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। तो पैसा एक एक्सप्रेशन है वैल्यू का। अब सवाल ये, इससे फर्क क्या पड़ता है उस इंसान के लिए जो पेचेक टू पेचेक जी रहा है या जो क्रेडिट कार्ड डेट में डूबा हुआ है? सिर्फ ये बोल देना कि मनी वैल्यू उसकी जिंदगी नहीं बदल देता। शायद इससे मैं पैसे को थोड़ा अलग नजर से देखने लगूं। लेकिन ये कहाँ एक्शनेबल एडवाइस बनता है? इसका जवाब देने के लिए मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, आपका पैसे के साथ रिश्ता क्या है? पार्ट 2। प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन। कमाना वर्सेस खर्च करना। म्यूजिक। पैसा आपकी जिंदगी में आएगा और बाहर भी जाएगा। ये रिलेशनशिप ज्यादातर आपकी इनकम और एक्सपेंसेस से दिखता है। इसे समझाने का एक और प्रैक्टिकल तरीका है जो मुझे काफी पसंद है, आपका प्रोडक्शन वर्सेस आपका कंजम्पशन। ज्यादातर केसेस में पैसा आपकी लाइफ में तब एंटर करता है जब आप कोई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। हम में से ज्यादातर के लिए ये वैल्यू लेबर के फॉर्म में होती है, यानी हमारी जॉब। और पैसा तब निकल जाता है जब आप कुछ कंज्यूम करते हैं, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, नई कार, घर, खाना, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट वगैरह। कई मायनों में किसी इंसान का नेटवर्थ ये बताता है कि उसका कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच रिश्ता कैसा है। अब वापस चलते हैं वीडियो की शुरुआत वाले स्टैट्स पर। आपको क्या लगता है प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन की इक्वेशन में कहां गड़बड़ है? एक बार अपने बारे में सोचिए, अब तक आपकी लाइफ में जितना पैसा आया और जितना चला गया, उसमें से आज आपके पास कितना बचा है या किसी एसेट में इन्वेस्ट हुआ है? और आपको लगता है किस हिस्से में ज्यादा इंबैलेंस है, कमाने वाले साइड में या खर्च करने वाले साइड में? सच कहें तो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कंजम्पशन में ही होती है। करियर बिल्डर की स्टडी याद है जिसमें पाया गया कि 78% अमेरिकन वर्कर्स पेचेक टू पेचेक जीते हैं। लेकिन उसी स्टडी ने यह भी बताया कि
जो लोग साल में $1 लाख या उससे ज्यादा कमाते हैं, उनमें से भी 1 में से 10 लोग पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि 6 फिगर कमाने वाला इंसान भी और ज्यादा कमाना चाहेगा, लेकिन जब आपको एवरेज सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग से काफी ऊपर पैसे मिल रहे हों और फिर भी आप सब उड़ा देते हों, तो ये साफ दिखता है कि आपका कंजम्पशन वाला रिश्ता ठीक करने की जरूरत है। प्रोडक्शन से पहले कोई भी अमीर सेलिब्रिटी जो बाद में बैंकरप्सी फाइल करता है, ये बात बहुत क्लियर कर देता है। अगर कंजम्पशन में प्रॉब्लम हो तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं। पार्ट 3 द मनी ट्रैप। रैट रेस असली जान। म्यूजिक। रैट रेस एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं, जो खुद को ही डिफीट करती रहती है और आखिर में पॉइंटलेस लगती है। कई बार रैट रेस को सीधा 9 to 5 जॉब से जोड़ दिया जाता है। कुछ लोग इस कंपैरिजन का यूज करते हैं ताकि आपको गिल्ट फील कराएं और अपने प्रोग्राम्स या बुक्स बेच सकें, लेकिन ये काफी अनफेयर है क्योंकि इससे जॉब को विलन बना दिया जाता है, जबकि बहुत से लोग अपनी जॉब से खुश भी होते हैं या कम से कम कंफर्टेबली रहते हैं, या उनकी दूसरी एम्बिशंस होती हैं जो वे अपनी 9 to 5 के साथ परस्यू करते हैं। असल रैट रेस ये है, हमेशा फाइनेंशियल एज पर जीना, हर वक्त बस एक पेचेक दूर होना, पूरी तरह टूट जाने से। ये फीलिंग कि जैसे ही पैसा आता है तुरंत कहीं ना कहीं निकल जाता है, और जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं ये रिश्ता और भी डेंजरस हो जाता है। जॉब का लॉस, कोई अचानक हेल्थ इश्यू या कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को हिलाकर रख सकती है। और अब सोचिए इसका मेंटल इफेक्ट क्या होता होगा। आपकी जॉब अब ऑप्शन नहीं रहती, वो एक जरूरत बन जाती है अपने लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए। टाइलर डर्डन फाइट क्लब की लाइन याद है, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। जो चीजें आप ओन करते हैं आखिर में वही आपको ओन करने लगती हैं। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, ऐसा हमेशा नहीं रहना चाहिए और नहीं रहना जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेप है अपने पैसे से रिलेशनशिप के बारे में अवेयर होना। यह अक्सर इस तरह किया जाता है कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखते हैं, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, यूटिलिटीज, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह। मतलब आप खुद को एक कंज्यूमर के तौर पर समझना शुरू करते हैं। लेकिन यह पार्ट काफी टफ होता है। बिहेवियरल फाइनेंस में इस फीलिंग को ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहा जाता है, यानी नेगेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मुंह मोड़ना। जैसे किसी रात बहुत ज्यादा खर्चा हो गया हो और आप अगली सुबह बैंक अकाउंट देखने से डर रहे हो कि पता नहीं क्या दिखेगा। लेकिन एक बार आप इस स्टेज से निकल गए, फिर बारी आती है अपने कंज्यूमर बिहेवियर पर कंट्रोल लेने की। यहां आता है बजटिंग। हर महीने पहले से डिसाइड करना कि किस कैटेगरी में आप कितना खर्च कर सकते हैं और फिर उसी पर टिके रहना। यह प्रोसेस है सिस्टमैटिकली देखना कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कहां कहां आप इसे कम कर सकते हैं, ताकि आप अपनी क्षमता से नीचे जी सकें। जीवन स्तर ऐसा हो कि फिर भी आपके पास बचत और निवेश के लिए पैसा बचे। और यह भी याद रखिए कि इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले सबसे कॉमन और जरूरी प्रैक्टिस है इमरजेंसी फंड रखना, यानी कुछ ऐसे सेविंग्स जिन्हें आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखते हैं। आमतौर पर 3-6 महीने के खर्चों के बराबर अमाउंट। अपने मीन्स से नीचे जीने का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना सवाल ये उठता है हम खुद क्यों चुनते हैं ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या जिसमें हम हमेशा फाइनेंशियल एज पर खड़े रहते हैं। मैं पूरे एक अलग वीडियो बना सकता हूं सिर्फ हमारे कॉग्निटिव बियासेस पर। ऑस्ट्रिच इफेक्ट तो बस एक एग्जांपल है। फिर आता है हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग, यानी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को लॉन्ग टर्म बड़े रिवॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। यह वही है जब आप नए जूते खरीद लेते हैं बजाय इसके कि वही पैसा किसी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बचा लें। फिर आता है सोशल प्रूफ, यानी हमारे आसपास के लोग जैसे सोचते और बिहेव करते हैं वैसे ही हम भी करने लगते हैं। आपके आसपास के लोग जो चीज खरीद रहे हैं आप भी वही खरीद लेते हैं, या अगर आपके आस पास के लोग पैसे को कुछ बुरा मानते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। कीपिंग अप विद द जोन्सेस एक मशहूर फ्रेज है जो कंजम्पशन की इस बड़ी प्रॉब्लम को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। गूगल के हिसाब से इसका मतलब है अपने नेबर्स को कॉपी करना या उनसे कम न दिखना। उन्होंने नई पॉर्श ली, आपने भी ले ली। उनके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, आपने भी ले लिए। उन्होंने घर रिनोवेट कराया, आपने भी करा लिया, सिर्फ इस सोशल प्रेशर में कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। लेकिन आज के जमाने में जोन्सेस अब लिटरल नेबर्स नहीं हैं, वो तो आपके फोन के अंदर हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर हम सब सोशल अप्रूवल के लिए वल्नरेबल हैं। हमें बहुत फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। समस्या यह है कि अब हम अपनी सेल्फ वर्थ इससे मेजर करने लगे हैं कि कितने लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक किया। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने इसे बहुत सिंपल शब्दों में कहा था, ज्यादातर कैनेडियंस के लिए किसी न किसी वक्त कर्ज जिंदगी का हिस्सा बन ही जाता है। म्यूजिक। क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगे कपड़े, ज्वेलरी या स्पोर्ट्स कार खरीदना गलत है। मुझे नहीं लगता कि कंज्यूमिंग अपने आप में गलत है। इस वीडियो का मकसद मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू पर फिलॉसफी करना नहीं है।
मकसद सिर्फ ये है कि आप खुद को एक कंज्यूमर के तौर पर ज्यादा अच्छे से समझें। आपको ज्यादा फर्क किससे पड़ता है? ऐसा दिखने से कि आपके पास पैसा है, या सच में पैसा होने से? रैट रेस 9 to 5 जॉब नहीं है। रैट रेस है ऐसी एज पर जिंदगी जीना जहां आप हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं, कभी पेचेक कभी नया सामान, और इस चक्कर में आपके बड़े लाइफ गोल्स और एम्बिशंस पीछे छूटते जाते हैं। बजट बनाना और अपने खर्चों का हिसाब रखना बार बार प्रूव हो चुका है कि यह काम करता है और आपको इस रेस से बाहर निकाल सकता है। पैसे कमाने की बातें करना या इमेजिन करना कि आपके पास बहुत वेल्थ है, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका क्या फायदा जब कंज्यूमर के तौर पर पैसे के साथ आपका रिश्ता ऐसा हो कि या तो सब खो दो या नॉन स्टॉप काम करते रहो सिर्फ उस लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए। यही असली रैट रेस है। लेकिन अब जब ये सब समझ लिया तो चलिए बात करते हैं पैसा बनाने की। पार्ट 4 प्रोडक्शन, पैसा कमाने की तरफ। अब लगभग 30 साल से जो चीजें हम यहां सिखा रहे हैं वो प्रूवन हैं। व्हाट्स अप यू गाइस, इट्स ग्राहम हियर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। टाइप इंट्रोज आपने काफी देखे होंगे, ग्राहम स्टेफन या डेव रामसे जैसे। पर्सनल फाइनेंस चैनल्स आपको कंजम्पशन साइड संभालने में बहुत हेल्प करते हैं, बजट, बचत, डेट से निकलना वगैरह। लेकिन एक चीज जो मैं चाहता हूं कि वो और ज्यादा डिस्कस करें वो है उनकी खुद की पैसा कमाने की एबिलिटी। और मुझे समझ आता है वो ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि खर्चा कम करना ज्यादा आसान है, इनकम बढ़ाना मुश्किल। जब आप मास ऑडियंस से बात कर रहे हो तो वही सलाह देना ज्यादा सेफ होता है जो ज्यादातर लोगों पर काम करे, यानी फ्रगैलिटी, कम खर्च, धीरे धीरे इन्वेस्टिंग वगैरह। आप देखेंगे कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज बन चुकी हैं जो फ्रगैलिटी पर फोकस करती हैं। फायर कम्युनिटी एक एग्जांपल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये लोग एक्सट्रीम फ्रगैलिटी अपनाते हैं, जल्दी जल्दी बचत और निवेश करते हैं ताकि पॉसिबल हो सके कि वो जल्दी रिटायर कर जाएं। मिनिमलिस्ट्स भी काफी हद तक सिमिलर सोच रखते हैं, हालांकि उनका बेस ज्यादा फिलोसॉफिकल है, मटेरियलिज्म और दुनिया को लेकर। ग्राहम स्टेफन और डेव रामसे जैसे लोग ऐसी स्ट्रैटेजीज प्रमोट करते हैं जिनका कोर है फ्रूगली जीना, बहुत सारी बचत करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना। और इसमें इनहेरेंटली कोई बुराई नहीं है। ये स्ट्रैटेजी काम करती है काफी वाइड रेंज ऑफ इनकम्स पर। लेकिन ईमानदारी से बात करें, ग्राहम स्टेफन सिर्फ कूपन्स काट काट कर या अल्ट्रा फ्रूगल बनकर यूट्यूब से महीने के 100,000 नहीं कमा रहे, और नहीं डेव रामसे सिर्फ फ्रगैलिटी से लगभग $55 मिलियन की नेट वर्थ तक पहुंचे हैं। यहां एक अलग लेवल का प्रोडक्शन है, वैल्यू क्रिएशन, स्किल्स, बिजनेस, ब्रांड बिल्डिंग, जिसकी बात हमें और ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन ये फिर किसी और डीप डाइव का टॉपिक है।